अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअक़ीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जब इस स्टूडियो में मौजूद हैं तो इस स्टूडियो के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट नज़र आई इस एक हफ्ते के दौरान, जो कि यकीनी तौर पे कोई मुआशी तौर पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सियासी तौर पर हमें डेवलपमेंट नजर आई कि मुख्तलिफ हल्कों के अंदर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला चल रहा है। फिर दूसरी जानिब वैक्सीन का एक जोर है कि कोरोना वबा की सद्देबाब के लिए जो वैक्सीन आ रही हैं, उस वैक्सीन की जो है वो गवर्नमेंट की सतह पर जो है मुख्तलिफ हेल्थ वर्कर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को जो है लगाई जा रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ इन्हीं हवाले से जारी। मुआशी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जनाब अली मॉनिटरिंग पॉलिसी आने के बाद, जिसमें कि 7% सूद को बरकरार रखा गया था, उसके बाद से इंडस्ट्रियल ताजिरों की जानिब से हमें कोई खास रद्द-ए-अमल नजर नहीं आया। इक्का दुक्का आवाजें आई कि इसको कम होना चाहिए, लेकिन क्यों कम नहीं हुई, क्यों आवाजें नहीं आई, इस पर भी हम बात करेंगे। दरअसल के इसका पस मंजर क्या है, क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट की जानिब से एक रेजिस्टेंस नहीं आई कि 7% जो आपके शरह सूद है इसको कम होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट बैंक की जानिब से हमें बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट दी गई कि जिस तरह बता दिया कि ज़खायर में इजाफा हो गया। इसके अलावा रेमिटेंस, खास तौर पर जो तरसीलात ज़र है तारिकीन वतन की जानिब से जो मुल्क में आ रही हैं, वो तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है और हुकूमत अपनी माशी कामयाबियों के चर्चे कर रही है। लेकिन ये चर्चा जो कर रही है उसमें दरहकीकत इसके पस मंज़र क्या है, आज हम अपने मेहमानों से इसको जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि जो हुकूमत की जो अपने चर्चे हैं या हुकूमत की जानिब से जो भी दावे किए जा रहे हैं, इस दावे में कहां तक हक और सच्चाई है। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने से कब पहले मैं आपको इस प्रोग्राम के जो मेहमान हमारे आए हैं, जो इस प्रोग्राम की जीनत बने हैं, उनका मैं आपसे तारुफ कराता चलूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पहले मेहमान है मियां जाहिद हुसैन। मियां जाहिद हुसैन साहब जो है वो बहुत ज़्यादा एक मुमताज़ शख्सियत हैं और मैं समझता हूं कि मियां जाहिद हुसैन को अगर कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट ताजिर SMEs में से अगर कोई नहीं जानता तो उसे दोबारा जो है वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और उन्हें पढ़ना चाहिए कि मियां जाहिद हुसैन को वो क्यों नहीं जानते। खैर, बिजनेस यहाँ पर जो मियां जाहिद हुसैन बैठे हैं, पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम्स के उस पर बैठे हैं और इसके अलावा लास्ट अभी जो आपने देखा भी होगा, हमने कवरेज भी की थी कि FPCCI में जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो इंतखाबात हुए उसमें भी इनका बहुत ही कलीदी किरदार था। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब जावेद अली गौरी साहब। ये बहुत मशहूर शख्सियत है, लेकिन थोड़ा पस पर्दा रहते हैं, लेकिन मईशत में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन ये पस पर्दा रह के जो है वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को जारी रखते हैं। ये बहुत सारे इनके अपने डेजिग्नेशंस भी हैं, जिसमें कि ये रीप जो कि राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसके ये चेयरमैन भी रहे साबिक। इसके अलावा साबिक ये चेयरमैन रहे फेडरल बीर या एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, जिसे हम फबाटी कहते हैं। इसके अलावा ये चेयरमैन वो भी रहे जनाब साइड सुपर हाईवे इंडियन स्टेट के भी चेयरमैन रहे और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ये एक्टिव रहे और इनकी शख्सियत थोड़ी सी पसपर्दा रही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें भी मियां जाहिद हुसैन के हम पल्ला लेके आए और मियां जाहिद हुसैन की तरह जो है इन्हें मशहूर कर दें कि लोग सिर्फ इनका चेहरा देखें और चेहरा देखते ही पहचान जाएं कि जनाब ये जावेद अली गौरी साहब हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। दोनों हजरात के यहाँ तशरीफ लेकर आए। मेरे एक तीसरे मेहमान भी हैं जो कि रस्ते में हैं और आज चूंकि नाज़रीन को पता है कि PSL नेशनल स्टेडियम में हो रहा है, इस PSL की वजह से जो है वो ट्रैफिक जो है थोड़े से जाम है, कुछ सड़कें बंद की हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ मेहमान, हमारे एक मेहमान जो है वो ट्रैफिक में चूंकि फंस गए हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला ड्यूरिंग द प्रोग्राम उनकी भी आमद हो जाएगी। नाज़रीन, ये तमाम हमने तारुफ करवा दिया, सारी बातें हो गई। मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहता, वो तुम अपने मेहमानों की जुबान से सुनना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे और रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हुकूमत मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना चाहती है, लेकिन हुकूमती इदारे शायद ऐसा नहीं चाहते कि मईशत मजबूत हो। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त सनतों को दरपेश है। हुकूमती इदारों की नाकिस पॉलिसीज के बाइस सनतों के साथ साथ रहायशी कनशों में भी गैस की कमियाबी एक बड़ा इशू बन चुका है। गैस की फराहमी के जिम्मेदार इदारों ने सनतों के कैपेटिव पावर के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए थे, जिसकी वजह से सनतों की पैदावारी अमल रुक गए हैं। क्योंकि बरामदी सनतों को गैस की फराहमी जारी है, लेकिन बरामदी सनतें झैली मसनूआत दीगर छोटे सनतों से तैयार कराती हैं, जिसकी वजह से बरामदी सनतें मफलूज हो गई हैं। इन्हीं वजूहात के बिना पर कराची के 7 सनती इलाके के सुदूर समेत कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और FPCCI एक पेज पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब CNG स्टेशन की मुसलसल बंदिश भी माशी तौर पर महंगाई का सबब बन रही है। एक जानिब मसनूआत की नकल व हमल में महंगा पेट्रोल और डीजल के सवाल से अशिया महंगी होती हैं, तो दूसरी जानिब अवाम जेर बार आते हैं। मुल्क का तमाम तबका हुकूमत वक्त से सवाल कर रहा है कि एक जानिब वज़ीर आज़म मुल्क को मुआशी ताकत बनाना चाहते हैं, तो क्या इस किस्म की पॉलिसीज को अपनाकर हम तरक्की कर सकते हैं?
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देखकर हम दोबारा हाजिर हैं और आपने एक छोटी सी रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे और अपने मेहमानों से पूछेंगे भी कि जो इमरान खान जो वज़ीर आज़म हैं तकरीबन 2.5 साल के करीब उनको हो चुके हैं, उनकी क्या कारकर्दगी है, लेकिन इनकी तफसीली से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देखकर हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, इंट्रो हुआ, इंट्रो के बाद एक रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट के बाद से कबल जो मैंने अपने मेहमानों का आपका तारुफ भी कराया था कि मियां जाहिद हुसैन साहब और जावेद अली गौरी साहब मेरे हमरा मौजूद हैं। मैं इब्तिदा करूंगा मियां जाहिद साहब से। आप बड़े एक्टिव आदमी हैं, आपकी तज़किया, आपके जो तबसरे हैं वो बड़े मतलब कि लोग सुनते हैं गौर से। मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि 2.5 साल या 3.25 साल की जो मौजूदा हुकूमत हो गई, क्या कारकर्दगी रही है अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अब आपके जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है कि कारकर्दगी कैसी रही, मैं समझता हूँ कि कारकर्दगी पहले 1.5 साल तो बड़ी पुअर रही, कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। और मैं नहीं कह रहा है, सारी कह रहे हैं। उसमें कोविड ने कुछ आगे ढांप लिया और उसमें कुछ बात बन गई। लेकिन बात यह है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सिचुएशन थी बिफोर कोविड वो बड़ी पुअर थी या बड़ी खस्ता हाल थी। और वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ मुल्कों में जाना पड़ा, एक $10 बिलियन मुख्तलिफ जगह से लेने के लिए। लेकिन ये कोविड से पहले की कहानी थी, कोविड से पहले की कहानी थी, ठीक है। और हमारा जो उस वक्त ही असद उमर साहब ने कहा था कि जी हमारे कोई 50 लाख के करीब लोग बेरोजगार हो जाएंगे इकॉनमी का मेल्टडाउन की वजह से। और हमारी इकॉनमी जो 5.8% पे प्रोग्रेस कर रही थी वो आ गई -0.5 पे, ठीक है। और ये हर शख्स इसको जानता है। कोविड आया, कोविड से फिर 3-4 महीने तो बिल्कुल ही काम बंद हो गया। उसके बाद फिर जो काम थोड़ा चला, तो अब यहाँ से फिर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। अब यहाँ से गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी मतलब मिक्स मिला जुला उसमें रुझान आया गवर्नमेंट का। उसमें एक तरफ तो अगर आप देखें तो इसी दौरान में पेट्रोलियम का बहरान आया, पेट्रोलियम यानी डीजल पेट्रोल नापेद हो गया, आटे का बहरान आया, चीनी का बहरान आया, ठीक है ना। ये सारे बहरान हमने देखे और इनकी सारी चीज़ों की कीमतें ऑलमोस्ट डबल हो गई। ये हमने अपनी आंखों से देखा। और ये बहरान क्यों आए, ये असल में ये थे एक और आटे चीनी के बहरान तो अभी भी है मेरे ख्याल है कीमतों के हवाले से। तो ये बहरान थे गवर्नेंस की वजह से। गवर्नमेंट का उसमें कंट्रोल नहीं था, गवर्नेंस नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था और उस वजह से दरमियान के लोगों ने खुल खेला और उसमें खूब माल बनाया। सही कह रहे हो। ये चीज़ें थी। अच्छा, अब उसमें अगर हम देखें तो हुकूमत को मैं समझता हूँ कि हुकूमत की गवर्नेंस में ठीक प्रॉब्लम थे, लेकिन वज़ीर आज़म या लोगों ने मेहनत बड़ी की, कोशिश बड़ी की और फिर इन चीज़ों पे काबू भी पाते चले गए। कुछ नातजुर्बाकारी भी इनके आड़े, नातजुर्बाकारी। अच्छा, कुछ ये जितने भी क्राइसिस आए, अब ये कोई क्राइसिस अल्लाह मियाँ की तरफ से नहीं आए थे, ये यहीं से आए थे और इन्हीं मामला को हैंडल किया जा सकता था। और फिर अब गैस का क्राइसिस जो भी रिसेंटली जिसमें से अभी हम गुजर रहे हैं, अचानक आप एक दिन इंडस्ट्रीज को नोटिस भेज देते हैं कि जी अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपकी 1 मार्च से गैस मुनक़ता हो जाएगी और अगर आप नॉन एक्सपोर्टर हैं तो आपकी 1 फरवरी से गैस मुनक़ता हो जाएगी। अब ये पूरा पैनिक पूरे मुल्क के अंदर एक आपने भौचाल पैदा कर दिया कि भाई ये काम कैसे चलेंगे, लोगों का क्या होगा। आप कह रहे हैं कि जी बिजली सरप्लस है, आप बिजली से काम चलाएं, बड़ी अच्छी बात है। बिजली ज़ाहिर है हम उसकी कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं तो बिजली से काम चलाना चाहिए और गैस से स्विच करना चाहिए, ये तो एक कौमी फरीज़ा है मैं समझता हूँ। लेकिन क्या उसके लिए हमारे पास इंतज़ाम थे? क्या उसके लिए हमने ट्रांसमिशन सिस्टम बिजली का ठीक किया? क्या हमने लोगों को कनेक्शन दे दिए? ये सब कुछ हुआ नहीं और आपने पहले ही लोगों को पैनिक क्रिएट, कैपेसिटी पावर बंद कर दिया, लेकिन मेरा खोल दिया। अब तो फिर खोल दी। वो फिर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब बीच में आए तो उन्होंने किया और ये अच्छा हुआ, ठीक। मैं यही कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है उसको फायर फाइटिंग का काम करती है। पहले से उन चीज़ों को क्यों नहीं कंट्रोल करते? आग लगने के बाद फायर फाइटिंग मेरा ख्याल है कि नातजुर्बाकारी थी। कुछ अच्छी बातें भी करनी चाहिए। आपका सवाल आधा हुआ है अभी। बात यह है कि अब इस गवर्नमेंट के दौर में हमारी एक्सपोर्ट्स जो है अब बढ़नी शुरू हुई हैं। दिसंबर में कोई 18% के करीब एक्सपोर्ट्स बढ़ी। अच्छा, हमारी जो बाहर फॉरेन रेमिटेंस है वो 25% के करीब इंक्रीज हो गई। हमारा जो ट्रेड कलेक्शन में भी इजाफा हुआ। ट्रेड डेफिसिट तकरीबन कोई $28 अरब का था जो पॉजिटिव में आ गया।
अभी फिर दोबारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया है, वो पेट्रोलियम प्राइसेस के बढ़ने की वजह से। लेकिन बहरहाल वो इन्होंने उसमें मैनेजमेंट की या अल्लाह की तरफ से कोविड की वजह से एक्टिविटीज बंद हो गई, इंपोर्ट कम हो गई, लेकिन बहरहाल ट्रेड डेफिसिट बेहतर हुआ या कम हुआ। फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा बेहतर हुआ। तो ये सारी चीजें जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। अगर हल एक ही है, तो आप ये समझते हैं कि ये जो 3.25 साल निकाल दिए तो मजीद जो 2 साल 2.25 साल इसमें रिकवरी हो जाएगी? इसमें अब एक और बहुत बड़ी बात है जो बिल्कुल, अब देखें पेट्रोलियम प्राइसेस जो है आज शायद फिर 10 रुपए बढ़ने जा रहे हैं। नहीं, वजारत खजाने की तरफ से आगे की वो बरकरार रहेंगी। अच्छा, वही बरकरार रहेंगे तो अगले 15 दिन में वहाँ क्रूड ऑयल की है, लेकिन शायद मेरे ख्याल में कुछ सियासी बेस है जिसकी वजह से उन्होंने वो इशू कर दिया। सियासत की वजह से सेनेट के इलेक्शन वो सब चल रहे हैं। लेकिन असल बात क्या है कि दुनिया में अगर पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ती हैं $1 या $2 या $3, हमारे यहाँ बढ़ती हैं $4। उसकी वजह क्या होती है कि हमारे यहाँ उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी होती है, सेल्स टैक्स 30% है लेवी जो ले रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के उसमें जो टैक्सेस होते हैं, फिर उसमें पिलफरेज होती है। तो इस वजह से वो पिलफरेज की कॉस्ट जो है या बिजली की कॉस्ट भी जो है, अगर उसमें हमारे पास तकरीबन 2300 अरब रुपए का अब सर्कुलर डेट हो गया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी तकरीबन 800-900 अरब रुपया जो हमारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो साल का नुकसान करती हैं। वो सारा भी एक्सपेंस जितना भी आ रहा है वो मुझे और आपको पे करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ गुर्बत भी है। चोरी कोई करता है, 200 अरब रुपए की बिजली हम चोरी करते हैं और वो चोरी भी मुझे और आपको देनी पड़ती है, गौरी साहब को देनी पड़ती है। तो बात यह है कि इसी वजह से अमीर अमीरतर हो रहा है और गरीब गरीबतर हो रहा है। ये सारी सिचुएशन जो है इसमें गवर्नमेंट को इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ जो आर्टिफिशियल महंगाई है, मसनूई महंगाई है, ये करप्शन की वजह से भी है और मिसमैनेजमेंट की वजह से भी है। इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी जो असल इशू है ना बिजनेस का, वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। मेरा अपना जाती राय है, इसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड करूंगा, बाकी मैं गौरी साहब की चल चलूंगा कि जो महंगाई की शुरुआत है उसमें वफाक और सूबों के दरमियान आपकी किसी चपकलिश जो है, इस चपकलिश की वजह से भी जो है ना महंगाई में जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक वजह ये भी, वो मैं आपको बताऊंगा वजह क्या है। उसको मैनेजमेंट ही कहेंगे ना। हाँ, गौरी साहब चावल के आप बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं और मेरे ख्याल में टॉप 10 में नंबर 1 तो माशाल्लाह आप लोगों की जो अपनी एक्सपोर्ट है चावल की, पाकिस्तान की जो $2 अरब थी। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट की लिस्ट 100 एक्सपोर्टर्स, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह नाम है। तो कितने एक्सपोर्ट कितना हो गया चावल का? चावल का एक्सपोर्ट तो 7 होता है, 4 हो रहा है, 2 बिलियन क्रॉस कर दिया है। 2 बिलियन क्रॉस कर लिया, लेकिन 2 बिलियन मेरे ख्याल में काफी तवील अरसे से ये बढ़ नहीं रहा है। नहीं बढ़ा है और इंडिया से कंपटीशन होता है, मतलब चावल तो एक्सपोर्ट हो रहा है, सरप्लस है। बात यह है कि जो मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, जो मैं सुन रहा था जाहिर साहब की कि आटे का बहरान, चीनी का बहरान, डॉलर कहाँ पहुँच गया, बिजली की कॉस्ट कितनी बढ़ गई, गैस का हो गया, ये तमाम चीज़ें जो इफेक्ट होती है ना इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है। बिल्कुल बढ़ती हैं, बिल्कुल। अब मैं क्यों इंडस्ट्री चला रहा हूँ, 1500-2000 आदमी तकरीबन काम करते हैं, तो मैं उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है मेरा। जी बिल्कुल। और इसके कि मैं देखें जो लोग जुड़े वदारे बैठे हुए हैं, वो 2 आदमी काम कर रहे हैं, शुगर इंपोर्ट कर लो, अभी शुगर एक्सपोर्ट कर दो, खूब पैसे बना रहे लोग। तो वो तो होलसेलर है ना, तो मिडिलमैन है। हाँ, मतलब ये कि उससे इकोनॉमी में फर्क नहीं पड़ता। एक आम आदमी नहीं देखता कि आज डॉलर 160 का हो गया या पहले 150 का था, उसको उससे फर्क नहीं है। उसको पता आटे के मुझे थैला लेने जा रहा हूँ कितने का है, आज आटे का थैला 550 रुपए का 10 किलो का। अब आप मुझे बताएं, वो तो डेली वेजेस वाले काम करने वाले हैं। अच्छा, जॉब लोगों पर है नहीं। तकरीबन मेरे पास बहुत दोस्त अहबाब के भी आते हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं कि भाई ये आदमी को फला बंदे ने निकाल दिया है, आप अपने पास रख लें या इसको मुलाजमत दे दें। तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जो लोग बेरोजगार हैं, उसके लिए मियां जाहिर साहब एग्री होंगे, जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे ये कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात आप कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात हो रही है, तो उसके लिए भी तो सुना मैंने कि वो वन विंडो ऑपरेशन होगा, ये सहूलियत मिलेगी, ये मिलेगी, लेकिन आज जैसे कह रहे हैं कि मैनेजमेंट वो भी जो है शिकायत करते हैं कि हमें हर्डल्स हैं। जो अभी जो है नवाज शरीफ ने पहले सी पैक के उसमें जो इंडस्ट्रियल जोन बनाए थे और उसमें इंसेंटिव भी दिया था कि 10 साल का टैक्स हॉलीडे होगा, सब चीज होगी। सिमिलरली फैसलाबाद में बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, लेकिन रहीम यार खान नहीं हो रहा और कुछ नहीं हो रहा।
तो सबसे अब सिंध में जो है ना, सबसे बड़ी बात, जो हम सिंध में रहते हैं, सबसे ज्यादा लोग यहीं पे जॉब करने आते हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पे है। गांव वगैरह में तो कुछ सब्जी उगा ली, कुछ कर लिया, बंदे का गुजारा हो जाता है। एक चीज और भी है, ये अब मेरी पूरी बात कर लूं। अब ये कि यहाँ पे धाबेज इकोनॉमिक जोन की बात चल रही है, बिल्कुल चल रही है। और उसके लिए वो अभी तो एक दफा टेंडर बना, स्क्रैप हो गया, अब दोबारा बन रहा है। अच्छा, वो 750 एकड़ जमीन है। अब मेरा क्वेश्चन ये है मिनिस्टर इंडस्ट्रीज से, चीफ मिनिस्टर से, भाई आपके साइट सुपर जहां मैं रह चुका हूं, मेरी फैक्ट्री भी है, 1000 एकड़ जमीन 1992 में दी थी गवर्नमेंट सिंध ने इंडस्ट्री लगाने के लिए। अब बिल्कुल देखिए शहर में वो साइट सुपर हाईवे से भी रास्ता है, न्यू कराची में रास्ता है, 5-6 गोट भी हैं, लोग गरीब इलाका है बीच में। अब इस इंडस्ट्रियल जोन को क्यों डेवलप नहीं कर रहे हैं? अब मुझे बताइए, वहां पे जो ये लैंड थी, पहले पोल्ट्री लैंड थी, लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। 5 लोग हैं ऐसे जिन्होंने 250 एकड़ जमीन। तो वो जो गोट वगैरह बनने, वो लीगल है इलीगल है? नहीं, वो तो अलग है, लीगल नहीं। मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, जो जमीन दी थी उसमें अभी तक इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे खाली करा लें। वो जो पोल्ट्री वाले थे 30 ईयर लीज पे थे, अभी आपने इसलिए पढ़ा होगा सब गिरा दिए। पोल्ट्री फार्म वगैरह थे, जो फार्म हाउस थे। अब ये इस इलाके में जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, अब बड़ी अफसोस से कहना, 367 मेरे पास एक है प्लॉट जो है, जो अलॉट किए हुए गवर्नमेंट ने, लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। 367 प्लॉट है। हाँ, टोटल वो कब्जा है माफिया का, लैंड माफिया का। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा, खाली पड़ी जमीन, वो कब्जा नहीं करने दे रहे। अब साइट की भी जिम्मेदारी है, मिनिस्टर जिम्मेदार भाई, वो आपने जिन्होंने खरीदे प्लॉट, आपसे बैलेट में निकाले थे, अब वो पैसे भी दे दिए, जमा पैसे भी दे दिए थे। अब अगर वो इंडस्ट्री वहां लग जाए तो कितना बड़ा बूम आएगा, 100%। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सोचने का बात है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो डॉलर नहीं, मैं तो गरीब आदमी को देखता हूं कि वो बेचारे के गुजार बसर कितना मुश्किल है। अच्छा, वहां पे जो स्ट्रेचिंग हो रही है, जो लोग गरीब मोहल्ला है, न्यू कराची है, आप 60 पर आगे की अब मुझे पता, अगर उनको आप जॉब दे दें बच्चों को, उनको कहां से देंगे? तो इसलिए इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए कि वो तो अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ, जो दुकानदार हैं, आप कहीं भी चले हैं, बड़े बड़े मॉल में 4-5 लोग काम कर रहे होते हैं। एक छोटी सी इंडस्ट्री होती है, 25-50 लोग तो रखता है वो, 100%। तो इतने लोगों को जॉब प्रोवाइड कौन कर सकता है? अच्छा, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते। आई एम सॉरी साहब, आप कुछ कर लें, कितने आप करेंगे, कितने गवर्नमेंट में रखेंगे? आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन बात वही होती है ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है एक तवील अरसे से, वो ये आज की बात नहीं है, मैं तो तवील अरसे से देख रहा हूं कि हर मसला यही शिकायत होती है हर हुकूमत से कि वो सनत को वसी करने का जो है वो बहुत ज्यादा प्रचार तो करती है, लेकिन उस पर अमल नहीं। अब जैसे आप गैस का बता रहे थे ना, मेरे पे गैस थी, कैपिटल पावर आप भी थे, बंद कर दी। अब देखिए, कैपिटल पावर जी, अच्छा दोनों थे। वो उनका आजकल मुझे इंटरनल पता चला कि वो चाह रहे हैं फ्यूचर में कई और सब ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे पावर, वो कहाँ जाएगी? इन्होंने जो खरीदनी है वो पैसे देने 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है जो कैपिटल पावर खोला है। अच्छा, अब मेरी 31 दिसंबर 2019। अच्छा, लोगों ने जो जनरेटर ले लिए, जो इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो कहाँ जाएगा? अब क्या है, आप केई पे जाइए, केई के पास अपने उस लाइन में ही पावर नहीं प्रोवाइड कर सकते। वो जनरेशन अपनी बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो बढ़ा रहे हैं जनरेशन, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाए। लाजमी बात है, वो काम करेंगे। अच्छा, फिर ये हम लोगों का तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल खत्म हो गया ना, जिन्होंने किया हुआ था। बात ये शुरू में इलेक्ट्रिक नहीं है, आप जनरेटर ले लें, जनरेटर लगा लिए, फिर गैस महंगा, फिर अच्छा खुद ही गैस दे दी, आप गैस पे चलाएं। अब कह रहे हैं अब गैस को सब बंद कर दें, अब दोबारा केई पे चले गए। अब ये एक बड़ी एक अजीब सी कहानी है, अजीब सी कहानी है। मतलब ये क्या कहेंगे आप? लेकिन जाहिर साहब देखें, बात ये है, ये तो असल में इसकी थ्योरी ये है कि अगर आप 1-2 मेगावाट के जो यूनिट्स होते हैं कैप्टिव पावर के, आप उनको जो गैस दे रहे होते हैं ना, वही गैस अगर आप उनको देने की बजाय एक बड़े यूनिट को देते हैं के इलेक्ट्रिक के, जिसमें 50-100 मेगावाट बिजली बनती है, तो उससे कम गैस से ज्यादा बिजली बनती है। बिल्कुल ठीक है, उसका इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो ज्यादा बेहतर होता है। तो आप 1-2, लेकिन इशू ये है कि आप इस चीज को इंसेंटिवाइज करके तो सही कर सकते हैं कि अब हमारे पास जो बिजली 4000 मेगावाट इस वक्त सरप्लस है, जिसकी हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम गैस इंपोर्ट करके और कैप्टिव पावर वालों को दे रहे हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट का मकसद ये है कि वो 4000 मेगावाट हमारी बिजली लाइन में आ जाए, सिस्टम में आ जाए, और वो यूज हो जाए, हमें गैस न मंगानी पड़े या गैस की शॉर्टेज कम हो जाए। अब बात ये थ्योरी के हिसाब से तो ठीक है, प्रैक्टिकली भी ठीक है,
लेकिन बात यह है ग्राउंड रियलिटीज क्या है। आज अगर बिलाल साहब की फैक्ट्री है, कैप्टिव पावर है, और आज आप यकायक उनको कहेंगे जी आप ओवरनाइट बंद कर दें कि इनका जी कनेक्शन काट दो, आपकी कमिटमेंट्स क्या होगी, आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं या एक्सपोर्टर को आपने माल बना के देना है, वो सप्लाई चेन का क्या होगा, किस तरीके से होगा। एक सेकंड नहीं, और उसमें एक चीज इंटरप्ट कर दूं, फिर आप बता दीजिए, उसको जवाब दे दीजिएगा। इंटरप्ट कर दूं मैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अचानक काट दी ना। मुझे किसी ने एक एमओयू भेजा, एमओयू में यह था कि नवंबर से लेकर जनवरी तक फर्स्ट तक आपको 3 महीने के लिए जो है गैस नहीं दी जाएगी। 3 महीने तक कैपेसिटी पावर जो बंद रहेगा और 3 महीने तक आपको अपना इंतजाम करना है। अब ये कहते हैं कि 9-10 साल से ये प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, लेकिन इस साल हो गई। लेकिन बहरहाल आप लोगों को ये एमओयू अपने साइन की थी कि नवंबर तो जनवरी, ये भी जवाब दे दीजिएगा। ये आज से नहीं है, ये पिछले 25 साल से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आपको एक साइन करवाते हैं आपके से अंडरटेकिंग कि ये सर्दियों के जो 3-4 महीने हैं इनमें आपको गैस नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो संडे को लोड शेडिंग करते थे ये। अच्छा एक सेकंड जरा एक मौजू पे रहना, ठीक है। वो बताता हूँ। हाँ। अच्छा वो है, लेकिन बात यह है कि ये सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं, उनके ऊपर अमल नहीं होता, ठीक है। और क्यों नहीं होता, ये एक प्रोसीजरल बातें होती है। लेकिन उनके पास एक प्रूफ है। सर एक मिनट, प्रोसीजरल पे जाना है आपने या एक्सपोर्ट पे जाना है? एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट पे जाना है ना, तो फिर उसका मतलब यह है कि ये गवर्नमेंट का फर्ज है कि आपको गैस, पानी, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर आपको प्रोवाइड करे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इसके बगैर अगर आपसे कहे जी हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आप कहां से बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सारी एमिनिटीज जो हैं ये गवर्नमेंट का काम है आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। जब प्रोवाइड करेगी, और लॉ एंड ऑर्डर भी, और टॉप ऑफ दैट पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को पीस ऑफ माइंड कहते हैं, ठीक है। अब दुनिया में हमारा नंबर जो था 122वां था, जो 108 हो गया, ठीक है। और हमें ये ट्रैवल करके इसको जाना है कम से कम 25-30 पे तो जाए। इंडिया शायद 60-70 पे है, ठीक है, 65 पे है तो, और बांग्लादेश 60 पे है, हम 108 पे हैं आज भी। बात यह है कि ये हम कैसे होगा, क्या इस तरह से होगा कि जब चाहे आपकी गैस बंद कर दें, जब चाहे आपकी बिजली बंद कर दें, जब चाहे आपका पानी बंद कर दें, जब चाहे आपको कोई और इस तरह की पाबंदियां लगा दें? पॉइंट ये है, एक चीज तो अल्लाह की तरफ से ही है, एक पूरी दुनिया का एक फिनोमेना था कि जी अफगान वार हो रही थी, ठीक, और वार अगेंस्ट टेरर में आप फ्रंटलाइन स्टेट थे, आपकी मजबूरी थी, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर पिछले 15-20 साल नहीं, बिल्कुल खराब थे, सही है। अब जब अल्लाह की तरफ से वो चीजें ठीक हो गई, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, तो अब जरूरी है कि मैं आपकी आगे बिजली भी बंद कर दूं, मैं आके अब आपकी गैस भी बंद। तो एक मिनट, जानबूझ के करते हैं सर, सुन लीजिए ना, ये या कोई मजबूरी होती है, लैक ऑफ गवर्नेंस। आप चीजों को अकाउंट फॉर नहीं करते। आप ये नहीं सोचते कि भाई इसको मैंने, इनको ये बिजली, पानी, गैस, जैसे जिसको रोटी, कपड़ा, मकान भी कहते हैं, ठीक, ये बेसिक एमिनिटीज अगर हम आपको देंगे तो आप जिंदा रहेंगे ना। इसी तरीके से बिजनेसमैन को पानी, बिजली, गैस देंगे तो जिंदा रहेगा, बिल्कुल। अच्छा, वो जिंदा रहेगा तो आपको 2-4-500 हजार लोगों को, जैसे ये 2000 लोगों को रोजगार देते हैं, बिल्कुल। तो वो होगा ना, तो ये चेन का होगा ना, पूरा चेन। अब बात यह है कि जब हम बीच में से चेन अचानक मरोड़ देते हैं, अचानक आपकी गैस बंद कर दें, अचानक आपकी ऑक्सीजन बंद कर दें, ठीक, तो क्या होगा? मछली को पानी से निकाल के फेंक दें तो क्या होगा? कि पानी गंदा हो गया। बात यह है कि ये सारी चीजें, पहले इनकी बात सुन ले, फिर हम आपकी बात कंटिन्यू करते हैं। जितनी बातें कर रहे हैं हकीकत है, और सब बेस करता है। मैं तो इंडस्ट्री लगवाएं आप। नहीं, जाहिर साहब ने जो बातें की वो गुज़श्ता 70 साल की जो कहानी है। बस अब फ्यूचर में देखें ना, हाँ। आपको मुल्क अगर चलाना है, एक तो गुड गवर्नेंस होना चाहिए, अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से कह रहे हैं वो होना चाहिए। अब ये सी पैक के उस सिलसिले में बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, हर चीज प्रोवाइड करेंगे, उसमें लगेगा टाइम। अब जो मौजूदा इंडस्ट्री चल रही है उन्हीं को आप अभी तक पानी की प्रॉब्लम होती है, गैस की, इलेक्ट्रिक को जनरेटर लगा लिए, बिजनेस एक्सपेंसिव पड़ रहा है हमें। लेकिन हमें चाहिए कि अपने मुल्क में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगवाएं आप। मैं इसी के साथ साथ आपसे आप भी और उसके लिए जरूरी है कि जैसे चाइना में हम कहते हैं कि जमीन फ्री देते हैं, हाँ, और सपोर्ट करते हैं। थोड़ी की अब यहाँ पे जमीन की इतनी महंगी हो गई है, इस वक्त कोई हिसाब नहीं। और अब जो लोग जो है लगाना चाहते हैं इंडस्ट्री, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है। आप जाएं केसी के पास लाइट लेने के लिए, मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, आपको 6 महीने लग जाएंगे इंडस्ट्री। चले वो तो चलती रही। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में चावल की काश्त या चावल की पैदावार की क्या सूरत हाल है? माशाल्लाह अच्छी है, ज्यादा हुई है और क्रॉप अच्छी हुई है, वो तो उसमें कोई शक नहीं है। कॉटन की क्रॉप तो खराब हुई, गंदम भी नहीं, ये कम हुआ। 4 जो मेजर क्रॉप है हमारे यहाँ, गंदम है, हाँ। गन्ना है, चावल है, ये इसी कॉटन इसी पे बेस करती है मुल्क की इकनॉमी। और अल्लाह का शुक्र है कि एक्सपोर्ट हो रहा है।
और अच्छे अब ब्रांड की तरफ भी लोग जा रहे अच्छा, हैं। ये बासमती के क्या सीन है कि सुना कि बासमती चावल की जो अपनी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी का मसला था नहीं, वो उसमें वो इंडिया GI ने का भी मसला आप पे नहीं है, चैलेंज वो किया हुआ था असल में इनफैक्ट ये कि जिस तरह पिंक सॉल्ट हमारा खेवड़ा से निकलता है, अब वो उसको कहते, वो अपने कहते हैं हमारा है, तो ये गलती तो और हमारी जाता है ना। यहीं से, और वो हमारे उसको आप उसकी एक्सपोर्ट बंद कर दें तो वो इंडिया तो मजबूर हो जाएगा। सिमिलरली चावल बासमती सिंध में पंजाब में होता था, जो हमारा अभी इलाका है। नहीं, मुझे ये बताइए कि अच्छा, अभी ऑफिशियल इसके स्टेटस क्या है? नहीं, क्या वो तो स्टे ऑर्डर ले लिया है, वो फाइल कर इंटरनेशनल लिया। तौर पे बासमती को पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा या इंडिया के नाम से नहीं जाना जाएगा? नहीं, ये दोनों नाम से जाना जाएगा, उनके नाम से रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। रीप इस हवाले से क्या इक़दाम बासमती का राइट तो पाकिस्तान को मिल गया है ना, पाकिस्तान नहीं, मिला नहीं है, मिला नहीं है, नहीं, मिला वो तो नहीं है। केस किया हुआ है ना। पाकिस्तान। असल में मिला नहीं हमारे है। यहाँ पहले तो उस पर पुरसान रीप का अपना क्यों किया जा रहा है? 2-3 साल से मिनिस्ट्री और टीडैप इसमें अपने ही रजिस्टर नहीं हो रहा था बासमती अपने मुल्क में। अब उन्होंने उसको रजिस्टर्ड हो गया बासमती हमारा इंटेलेक्चुअल राइट है, इंशाल्लाह ताला उसमें कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि वकील किए हमने, रीप ने भी बड़े अच्छे क्वालिफाइड वकील किए, गवर्नमेंट ने भी किया है, तो उसकी तरह से फिक्र नहीं है, वो रुक गया मामला। अच्छा, चावल की जो काश्त है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम कोई ज़राअत पे प्रोग्राम नहीं कर रहे, लेकिन ज़राअत भी हमारी मईशत का तकरीबन 70% वो रीढ़ की हड्डी की रहता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि चावल की अपनी एक्सपोर्ट जो गुज़श्ता 10 साल से मैं देख रहा हूँ $2 अरब से बढ़ती नहीं है। वजह क्या है? नहीं, ये वजह है कि इंडिया से कंपटीशन होता है। हाँ। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे 4 टाइम से ज़्यादा वो चावल में ग्रो करता है, और हमारे यहाँ ये है कि जब से व्हाट्सएप आए ना, रेट इस रफ्तार से बढ़ता है क्रॉप आने के बाद कि एग्रीकल्चर जो बेचारे कर रहे हैं ग्रोअर्स, उसको तो वो फायदा नहीं हो रहा। मुझसे एक अब आम- जब महंगी हो जाएगा चावल, एक आम आदमी, तो मेरे ख्याल में export जाहिर कम साहब होगा। को भी, आपको भी, आप तो खैर फैक्ट्री चला रहे हैं, अपनी फैक्ट्री से घर लेके चलेगा, आपको अंदाजा नहीं होगा। मेरे ख्याल में जाहिर साहब भी खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूँ। अच्छा चावल इस वक्त लोकल मार्केट के अंदर 150-200 रुपए किलो से कम नहीं है। हमारे मुल्क में पैदावार हो रही है चावल की, सारा कुछ हो रहा है, तो मुल्क के जो अवाम है उन्हें अच्छी क्वालिटी के चावल जो है दस्तयाब नहीं है। नहीं, देखिए उसकी वजह यह है हाँ। कि आप जब ग्रोअर से जब लेते ना चावल, वहां से चावल चलता है, जब हमारे पास पहुंचता है तो 4-6 हाथ से होता हुआ पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता है। और बीच में जो मिडिल मैन जो है ना, वो हमारे जो आड़ती हैं, जी जी, उसकी वजह से ये सब क्रिएशन होता है। मतलब वो घपला कर देते अब हैं। जैसे मैं बताऊं आपके, चीनी की वो होल्डिंग करने लगते हैं लोग, गंदम की करते हैं, अब सिमिलरली राइस की तरफ लोगों का ध्यान आ गया है। मेरा ख्याल है कि जाहिर साहब को भी पता होगा, बखैर में आपकी घरवाली जो है वो तो देखिए मैं शिकायत आपको करती राइस की बात बता कि दूं कि इतना इस महंगा। वक्त आप लाड़काना चले जाए, हाँ, लाड़काना में इतनी जबरदस्त क्रॉप है इसकी राइस की जी। कि वहां पे ढेर लगे हुए हैं, ठीक है जी, और दबा के वो लोग प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, दबा के एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। वो ऐसा और जाहिर साहब, इसमें बड़ी गुंजाइश वो है जाहिर साहब राइस वो में। है एरी 6, हमारे सिंध में होता है एरी 6, जी। ये कर रहे हैं बासमती नहीं, ना नहीं, पंजाब मैं तो में। ऑल ओवर सारे चावल की बात कर अच्छा, रहा हूँ। जो भी मोटा चावल है एरी 6, हाँ, आप मैं उसकी बात नहीं कर नॉर्मल रहा। कोई नहीं खाता, हम लोग नहीं खाते एरी 6। नहीं, 86 ज्यादातर जो है वो सिर्फ- अफ्रीका और ये वियतनाम। अच्छा, उसकी कीमत भी कम है, बासमती तो डबल द लेकिन प्राइस कहने है। का मकसद ये है कि एक राइस की क्रॉप को आपने थोड़ी सी तवज्जो दी, आपका किसान खुशहाल हो गया। आज आप लाड़काना और ये पूरे इलाके में जाके लड़का है, देखें, घोटकी है, नवाबशाह है। जाके आप देखें कि वहाँ की इकोनॉमी कितनी फास्ट और कितनी फाल हो गई है, और लोग कितने किसान कितने खुशहाल हो गए चावल की काश्त की वजह से। चावल की बात यह है। और ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप अगर 22 अरब या अब 24 की शायद हो जाएगी एक्सपोर्ट हमारी टोटल की, 24 अरब, अल्लाह करे हो जाए। अल्लाह करे हो हो जाए। जाएगी इंशाल्लाह। अब बात यह है कि अगर आप 24 अरब में से $2 अरब की राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि 10% में नहीं बनता, इसी तरीके से इसी तनासब से बाकी चीज़ों की एक्सपोर्ट को आप करके ज़रा देख लीजिए। आपका अगर यहाँ पे सारा बंदा 22 करोड़ आदमी खुशहाल ना हो जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। जाहिद साहब और गौरी साहब की बात, जावेद अली गौरी साहब की बात चल रही है, हम मजीद आगे बात बढ़ाएंगे, लेकिन मुझसे कहा जा रहा है कि छोटा सा ब्रेक लेना है, तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक़ात दोबारा हम हाजिर हैं। हम पहले सेशन में जो हम गुफ्तगू हो रही थी मियां साहिद हुसैन और जावेद अली गौरी साहब की गुफ्तगू, यकीनी तौर पे मेरा ख्याल है कि एक इकनॉमिक के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा एक मुताल्लिक़ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जनाब अली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन दोनों हज़रात की ज़ुबानी हमें सुनने को मिल रही हैं। और मैं हम गुफ्तगू भी कर लेते हैं कि जनाब जावेद गौरी साहब, सिंपल सी बात यह कि आम आदमी यही पूछते हैं, कहते हैं कि जनाब गंदम की काश्त तो कम हो गई, किस वजह से महंगे हैं, कि कोटा का सिस्टम है कि उसने सिंध ने रिलीज नहीं किया, पंजाब ने रिलीज नहीं किया, सरहद ने रिलीज नहीं किया। लेकिन एक आम आदमी की जो ग़िज़ा है वो गंदम के बाद चावल है,
और चावल भी एक आम आदमी को जो मार्केट के अंदर है वो सस्ते दामों दस्तयाब नहीं है। सही है। ठीक है, तो फिर ऐसे क्रॉप का क्या फायदा मुल्क का कि जनाब के सारी चीजें उठा के आप बाहर भेज देते हो, सर, मुल्क में लोगों के पास कुछ भी नहीं है। बिलाल भाई आपको पता होना चाहिए 7 लाख टन अगर चावल होता है जी, और 4 लाख टन एक्सपोर्ट होता है, 2 लाख इतना ही है तकरीबन। आप ये बताइए बाकी चावल कहाँ ले जाओगे? जाहिर है। अगर एक्सपोर्ट ना हो तो ठेले में बिकेगा चावल। चलेगी, आप शुक्र ना करें कि एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब कि डॉलर आए, डॉलर आ रहे हैं, सारी चीजें बाहर 2 मिलियन, वरना नहीं। मुझे बताए ना कि अच्छा देखिए, नहीं, जो सरप्लस है वही एक्सपोर्ट। देखिए सरप्लस वो एक्सपोर्ट हो रहा ये है। तो अगर जरूरी नहीं है ऐसे ही देखिए ऐसे ही गंदम तो हमारी मेन खाते हैं हम लोग ना, आम आदमी रोटी खाता है, जी, जी। चावल तो कम खाता है। अच्छा जो मेरा गरीब ख्याल है लोग- चावल के इस्तेमाल बढ़ गया है। अच्छा, ये मैं आपको बात जरा आपको तवज्जो दिलाऊं। आपने कॉटन और इसकी सारी बात की, कॉटन की बात नहीं की आपने, गंदम की और जी चावल जी की जी, बात। मैं आ ही रहा था, लेकिन ये अब कि कॉटन में हमारा 16.5 मिलियन बेल का टारगेट था, 16.5 मिलियन बेल। उसके अगेंस्ट हुई कितनी है? 5.5 मिलियन बेल, 1/3। ठीक है। अब बात यह है कि पाकिस्तान में हमारा जो कॉटन का रकबा है वो 14% कम हो गया। ठीक है, उसकी जगह पे हमारा जो गन्ने वाले आ गए, शुरू हो जी। गया, ठीक है, 14%। लेकिन आप ब्राजील और अमेरिका को देखें कि वहां पे उनका रकबा 25% कम हुआ है। ठीक, रकबा 25% कम करके और इरिगेशन और अच्छे बीज के साथ उन्होंने प्रोडक्शन अपनी 25% बढ़ा ली है। जो पहली प्रोडक्शन थी जो 100% रकबे से थी, उसका उन्होंने 25% बढ़ा ली और रकबा भी 25% कम कर लिया। नहीं, हमारे यहाँ कम इसलिए हुई कि कुछ बीमारियां आई, कुछ सुंडी हुआ है, प्रॉब्लम यह है, देखिए प्रॉब्लम हमारे यहाँ बीमारियां जो आई तो उसके लिए हमने क्यों उसका बंदोबस्त नहीं किया? हाँ, देखिए ना, उसके बिल्कुल लिए सही कह रहे हैं। ये सारी कोई रॉकेट Similarly, साइंस राइस में नहीं भी है। यही है, आप रिसर्च देखें, नहीं है। उसमें पेस्टिसाइड, उसमें बिल्कुल सही कह रहे रिसर्च, उसमें खाद, उसमें बीज, ये सारी चीजें जो है 3-4 ही तो फैक्टर है उसमें। बिलाल सिमिलरली 3-4 चीजें भी हम नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते अगर। तो बात यह है कि अब आपको जो कॉटन है, हाँ, एक तो यहाँ पे कॉटन के रेट बढ़ गए, टेक्सटाइल मिलों की जो ज़ाहिर इनपुट है, रॉ मटेरियल है, उसके रेट बढ़ गए। अब कॉटन आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही अभी है। परसों कॉटन इंजीनियर्स फोरम जो आपकी है, उन्होंने जो सेलर है उन्होंने मुतालबा किया है कि बीज जो है वो हुकूमत जो है इंपोर्ट करे, या। इसलिए कि बीज की वजह से भी थोड़ा सा बीज प्रॉब्लम हो रही भी है। अच्छी क्वालिटी का इंपोर्ट करे। जी। बीज जो इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो उसका हाइब्रिड बीज बना रही हैं, जो सारी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, वो लोगों ने स्पेशलाइज कर लिया है। आप वो बीज आप मंगाएं, उससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। आप पेस्टिसाइड सही मंगाएं, पेस्टिसाइड में मिलावट है, उसको तो आप क्या कंट्रोल गवर्नमेंट करें। को नहीं पता ये सब बातें? ये सारी बात, यही तो मैं कह रहा हूँ। फखर इमाम साहब के साथ हमारा सेमिनार हुआ कॉटन के ऊपर, और हमसे 500 गुना ज्यादा उनको पता था, हर चीज का उन्हें पता था। वो- ठीक है ना। अब बात यह है कि खुद भी हुकूमत agriculturist को- हैं या, और बड़े लर्नेड आदमी हैं, उनको हर चीज का पता है। अब हर चीज का पता है और आप फेडरल मिनिस्टर भी हैं, फिर भी ये चीजें ठीक नहीं होती। तो पॉइंट यही है कि अब ये चीजें ठीक होनी चाहिए। गवर्नेंस के इशूज है ना। हमारे पाकिस्तान में इकोनॉमी का कोई इशू नहीं है, गुर्बत का कोई इशू नहीं है। अगर लोग गरीब हैं तो इसी वजह से गरीब हैं कि हमारे यहाँ गवर्नेंस ठीक नहीं है। अब इस वक्त इकोनॉमी का कोई इशू, क्योंकि देखें आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके बस में ही नहीं थी। वो था लॉ एंड ऑर्डर, वो थी बिजली, वो थी गैस, वो चीज़ें आ बेहतर गई। हुई। जब वो चीज़ें आ गई तो अब कोई इशू बाकी नहीं रहा। आप चावल की जो बात कर रहे हैं, लेकिन बात है कि चावल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ही मैं नहीं, यही R&D आपसे है ही कहने नहीं। वाला था। जिस तरह ये शुगर गन्ने के लिए आप बता रहे हैं, ये कॉटन के बता रहे हैं, हम तो सीड बाहर से नहीं मंगा सकते। हाइब्रिड सीड तो सिंध में लग रहा है जो 86 है, बासमती तो हमारा ओन है। अब कालाशाह काकू जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट जी। है 70 साल से, देखा हम जामशोरों पे भी इनको- जामशोरों पे तो वो साहब घुट की वो यहाँ पे लाड़का ने करीब है डोकरी में। अच्छा, अब मकसद ये तो सिंध का हो गया, लेकिन जब हमारी बासमती उगती है, वहाँ का जो कालाशाह काकू है, उन्होंने अच्छे सीड लेके नहीं आए कि जिसकी पर क्या अच्छे पर एक ईल्ड आए। अच्छा, वो हम ये तो नहीं जैसे कह रहे हैं कॉटन की तरह बाहर से मंगा लें सीड, हमें तो खुद डेवलप करना है। अब चोरी चोरी कुछ सीड इंडिया से आए, इंडिया में बहुत डेवलपमेंट है, नए नए सीड आ गए हैं, नई नई उनकी क्रॉप आ गई है, पर एक ईल्ड ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए उनकी प्राइस भी कम होती है। हमारी पर एकड़ जो हमारी- यील्ड है वो कम है। वो कम है ना। कितनी कम है? इंडिया से या बांग्लादेश से कितनी कम होगी? ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता फिलहाल, क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा सीड है, कहाँ लगाया गया है। पानी की कमी तो नहीं है हमारे पानी की पास ना? कमी नहीं है। अब बात यह कि अगर अच्छा सीड इंडिया तो रो रहा है पानी की कमी की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सीड अच्छा हो जाए और रिसर्च डेवलपमेंट हो, तो फिर उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है कि आपकी ज्यादा ग्रो होगी। जो 1 एकड़ में जैसे बता रहे हैं, अगर 40 मन होती है, 80 मन होगी, तो खुद बहुत खुशहाल हो जाएगा वो, उसको ज्यादा ईल्ड मिलेगी। अब ईल्ड कम हो रही है, उस बीज की लाइफ होती है, वो तो बुढ़ा क्या- हो गया बीज भी। क्या ये सब बातें क्या हुकूमत को नहीं पता?
सर या बस ये बातें आप लोग पहुंचाते नहीं उन तक? हुकूमत को सब बिल्कुल पता पता है, हुकूमत सब को पता है लेकिन वो गुड गवर्नेंस की जो बात करें ना, बात ये कि गुड गवर्नेंस नहीं, एबिलिटी की बात है। वही की बात Ability. है ना, सर मैं जैसे ही कह रहा ना, Good governance. नहीं मैं बताऊं सीएसपी गुड सर गवर्नेंस ये होता है कि अगर मुझे नहीं मालूम ना तो मैं अपने असिस्टेंट से या किसी से मालूम करता हूं, या आप लोग मुझे बताते नहीं, हैं मैं तो सर- उस पर मैं रिसर्च मैं करता हूं। आपसे लेकिन यहाँ तो ये होता है कि एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया। नहीं मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। देखें वो बड़े ट्रेनिंग के साथ सीएसपी अफसर बन के आते हैं, डिप्टी कमिश्नर जो भी है उनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है, उनकी आईक्यू अच्छा होता है, लेकिन काम करना नहीं चाहते क्योंकि hindrance नहीं है। है। वो कहते हैं नैब का केस हो जाएगा, जानते नहीं है, चाहते नहीं है। चाहते नहीं है। चाहते नहीं। सीधे अगर करना चाहे नेशनल इंटरेस्ट हो, इनके सर कोई ट्रेनिंग करवाएं इनकी, किनकी? जितने ब्यूरोक्रेट है कि भाई आपके मुल्क की हमदर्दी का जज्बा पैदा हो उनमें, ये ना हो कि वो क्या सानू की। बात ये है कि देखें, हमने ये देखा, सिंध में भी देखा मैंने, जाके घुटकी भी देखा मैंने, बदीन भी देखा मैंने, सब चीज़ देखा। बात वो नहीं है। बात ये है कि एक ज़माना था, उन्होंने बताया मुझे डिप्टी कमिश्नर ने, एक ज़माना था कि डिप्टी कमिश्नर की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो एक मखसूस एरिया को सेलेक्ट करके वहां पर जो ज़राअत की जो चीज़ वो उगती थी ना, उसकी रिपोर्ट वो आगे पहुंचाया करता था, लेकिन वो सिस्टम खत्म हो गया। अच्छा एक बात बता दें सर क्रॉप की रिपोर्ट भी एक बात सही नहीं हो बता रही दें, अभी। एक बात बता किस दें। एरिया में क्या होना चाहिए, लाहौर क्या में- लगना चाहिए। लाहौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम चल रहा था, चल रहा था वो चलते चलते क्यों रुक गया, क्यों खराब हो गया? ठीक वो है, तो कंपनीज की अपनी जो रिन्यूअल का बात मसला यह था, है कि रिन्यूअल उसको वगैरह नहीं हुई। आपने एग्रीमेंट नहीं किए, बर वक्त नहीं किए, पैसे नहीं दिए, जी। ये नहीं किया, तो ये गवर्नेंस के इश्यूज है ना, और क्या है ये? तो वो क्यों खराब हो गया? ठीक, आपकी मेट्रो पेशावर वाली जो 20 अरब रुपए में बननी थी वो 80 अरब या 80 अरब 90 अरब में जाके बनी। ठीक, तो ऐसा और क्यों आप वाली तब तक बनी नहीं है, हाँ, कराची वाली। तो अच्छा कराची की जो है 1.5 साल पौने 2 साल वो अभी लेट अभी शायद सुना है मैंने कि जुलाई अगस्त का टाइम दिया उन्होंने। तो कहने असल का उन्होंने मतलब टाइम ये दिया है ना, कि ये सारे ग्रीनविच चल जाएगी। ये क्यों होते हैं ऐसी चीजें? चले, ये तो सारी बातें हो गई। अब हम चूंकि तो आखिरी बस सेशन- यही जवाब है सारे नहीं, मसाइल। आखिरी सेशन में जा रहा है वो तो खैर मेरा ख्याल है बच्चा बच्चा कह रहा है, जो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल बच्चा बच्चा जो दे रहा है वही बातें आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में इमरान खान में ईमानदारी बहुत है, लेकिन बट उनके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो नाअहल लोग हैं। सर पर्सनल वो इज ऑनेस्ट पर्सन, honest लेकिन person ऑनेस्ट पर्सन लेकिन- आदमी को मुल्क चलाने लेकिन का अलग कुछ चीज है। मफादात का टकराव भी है, जिनमें नदीम बाबर साहब हैं, जिनके अंदर के हमाद अजहर साहब हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं, इन सबके मफादात का टकराव भी है। देखिए जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, ईमानदारी की बात है, नदीम बाबर साहब से जब भी हमने किसी मसले के बारे में टेलीफोन किया है, उन्होंने उसी वक्त टेलीफोन पे इंस्ट्रक्शन दिया, मसला हल हुआ है। रज़ाक दाऊद साहब को जब कभी भी फोन किया, इतवार को फोन किया, किसी भी दिन फोन किया है, ऑड टाइम में फोन किया, उन्होंने उसी वक्त मसला हल हुआ है। रिस्पॉन्स अच्छा है। रिस्पांस बेहतरीन है। मैं समझता हूं कि अच्छे लोग हैं, सिर्फ बात यह है कि पता नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं है। कहाँ गड़बड़ है? कहाँ है? शायद नैब की वजह से लोग डरते या हैं, सेक्रेटरीज कहाँ काम नहीं से कर रहे डरते हैं, हैं, या या उनके अंडर सेक्रेटरी या काम नहीं कर रहे हैं। सेक्रेटरीज काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल गवर्नेंस के जो अब मसाइल आप हैं, देखें ना, मैं- गवर्नेंस ये की तो बात हो रही प्राइम ना, मिनिस्टर ही ये कर- 1000 एकड़ जमीन है, जावेद अली भाई, खाली एक पड़ी हुई है। एक मिनट मैं जरा मुझे बता दीजिए कि नदीम बाबर, ये जो गैस का क्राइसिस पैदा हुआ, ये गैस का क्राइसिस पैदा इस साल क्यों हुआ? इसलिए कि ये बात सबको पता है ना कि इन्होंने जो है कोरोना के बायस जो भी मसले मसाइल में आपके गैस की कीमतें कम हुई, एलएनजी की आपने नहीं मंगवाई, आपने उसका डिमांड को आप असेस नहीं कर सके, ये हुई ना वजह। आप ये नहीं असेस कर सके कि सर्दी कितनी आएगी, कब आएगी, कितनी प्रोलॉन्ग करेगी जी। इसकी वजह से आपके सारे एस्टिमेट्स ये हुआ ना इसकी वजह अब से। बात ये कोई रॉकेट साइंस है, दुनिया चांद में पहुंच गई, हम यहाँ बैठ के अब उसके सैटेलाइट से सब estimates चीज लगाते हैं। डिटेल आ जाती है। जी, आप भाई, कुछ कह रहे थे। मैं तो ये कह रहा था, मेरा तो रिक्वेस्ट ये है आपके चैनल से कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। जो कराची में 1000 एकड़ जमीन पे 5 लोग बैठे से 5 लोग, उनको खाली अब जब गुड गवर्नेंस का डिप्टी कमिश्नर को राइट है, पावर है, उसी ने कैंसिल किया जमीन। चीफ मिनिस्टर कौन का लोग बैठे लेटर 5 लोग? जिन्होंने कब्जा करेगा जमीन पे। कौन है ये? वो मतलब जिन्होंने पोलिटिक के लिए अलॉट हुई थी, 30 साल गुजर गए। कहाँ से बिलोंग करते हैं वो? नहीं, वो सब ये कराची से लोग बिलोंग करते हैं। मतलब ये कि उनके पीछे तो कोई ना कोई तो होगा अच्छा, ना। कोई ये कच्ची आबादी नहीं है, हाँ, उनके कोई पीछे नहीं तो है, कोई बस होगा ना। एक इंडिविजुअल बंदे हैं ये। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर चाहे चीफ मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि 30 साल लीज कैंसिल, आपने हनीम आदिल शेख का सब गिरा दिए, औरों के गिरा दिए, और कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, तो वो चीखते रहे। जब सर, ये करना सब चाहते सियासी हैं मसले हैं ना। सर, जब करना चाहती है ना गवर्नमेंट, देखिए जी, तो सब कर लेते मैं आप बात करना ही चाहता हूँ। ये जो मसाइल आपने जाहिर साहब ने बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, इसके अलावा जितने भी दीगर भी लोग आते हैं वो भी बताते हैं, ताजुब में सरकार में इत्तेहाद क्यों नहीं है? बड़ा इत्तेहाद है। नहीं है। हाँ है। मतलब आप क्या चाहते हैं? देखिए जी, इत्तेहाद एक का आवाज मसला- देखिए, बात सुनिए। एक आवाज अगर जाती है, एक आवाज बस होती देखिए, है ये तो लाज़मी natural होता है। चीज़ है। अब होता देखिए, क्या है? different देखिए opinion जी, देखें ना। ये मैं नहीं कह रहा, नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये हमने जो ऑब्जर्व किया कि एक गुरु जाता है, वो जाके इमरान खान की, सदर की तारीफ के कला में मिलाता है।
आज तक हमने नहीं देखा क्रिटिसाइज करता उनके मुंह पे जाके। नहीं, हम कर रहे हैं ना तारीफ। दूसरी इमरान खान साहब, हम यहाँ बैठ के लेकिन तारीफ बात कर वही रहे होती है जी। कि एक ग्रुप जाता है जो कि जाके उसके आसमान के कलाबे में लाता है, उसके बाद जब वापस आते हैं तो उसके बाद मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। देखिए बात ये सुनिए, फलां ये नहीं बिलाल सुन भाई, रहा, मैं फलां वो बताता नहीं सुन हूं। रहा। बिलाल साहब, मैं बताता हूं। लेकिन मियां साहब ये बात तस्लीम कर लें कि आप लोगों में इत्तेहाद नहीं अरे है। है ना इत्तेहाद, मेरी बात सर तो डिफरेंस सुनिए आप। ओपिनियन हर जगह देखिए होता मेरी है। बात सुने, बात सुने। ये आप आप मुझे बताएं, कराची चैम्बर, फेडरेशन, जी। फैसलाबाद चैम्बर, लाहौर चैम्बर, गुजरांवाला चैम्बर, क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि कॉस्ट जी, ऑफ जी। डूइंग बिजनेस ठीक करो। जी, जी। सारे यही बात, अंदाज अपना अपना होता है। जी, जी। कहते तो यही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक करो। सब कहते हैं कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाओ, सब कहते हैं कि जी बिजली की कीमत कम करो, सब कहते हैं कि हमारे रिफंड वक्त के ऊपर दो, सब कहते हैं कि जी ये ऑडिट और इनकम टैक्स और ये सारे मसाइल जो हैं, नोटिसबाजी, इसको खत्म करो, बिजनेस को खोलो, सब यही कहते हैं। अंदाज अपना अपना होता है। तो बात यह है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सब जो है वो एक ही वर्ड में, एक ही चीज में सारे बोलना शुरू कर दें, बात बोलना शुरू कर दें। हर चैम्बर का अपने अपने पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस होते हैं, हर एसोसिएशन के अपने पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके मुताबिक हर बंदा बात करता है। बात जो करता है वर्ड्स अपने अपने होते हैं, लेकिन टारगेट एक ही होता है। टारगेट क्या है? टारगेट ये है हमारा सबका, आपका, मेरा, सबका, पूरे पाकिस्तानियों का टारगेट ये है कि इस मुल्क की इकॉनमी ठीक करो, इस मुल्क में पॉवर्टी जो है उसको खत्म करो, इस मुल्क के नौजवान को रोजगार दो। अच्छा, ये आवाज जो आप हुकूमत को दे रहे हैं या लगा रहे हैं या बता रहे हैं, कब से बता रहे हैं? ये तो हम शुरू दिन से बता रहे हैं। कितने साल हो गए? मतलब 70 साल हो गए। चाहे मुशर्रफ साहब का दौर था जी, उससे पहले बेनजीर का था, उसके बाद नवाज शरीफ, फिर नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी। आई थिंक सो कि 70-72 साल से हम ये आवाज उठा रहे हैं ना। जी बिल्कुल हो गए, जी बिल्कुल हो गए, और उसमें बेहतरी भी आई है। देखिए बात यह है कि हर चीज जो है हमें बिल्कुल मायूसी और नाकामी वाली और अभी भी जो एक्सपोर्ट आपकी बढ़ी है वो सिर्फ कोरोना की वजह से, कि कोरोना में बहुत सारे ममालिक जो हैं उनके एक्सपोर्ट बंद थी, जिसकी वजह से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट आपकी सबसे ज्यादा बढ़ी। टेक्सटाइल बहुत ऑर्डर फर्क हमें मिले, सबसे ज्यादा ठीक है, टेक्सटाइल का लेकिन फायदा एक टेक्सटाइल का बात फायदा नहीं, एक उसमें गवर्नमेंट की भी खूबी है जिसको मैं मानना होगा। वो क्या है कि इन्होंने एक्सपोर्टर्स के लिए बिजली और गैस की कीमतें कम की, जिसकी वजह से हमारी ये चीजें कॉम्पिटिटिव हुई। अगर ये बिजली और गैस की कीमतें कम ना करते तो हम कॉम्पिटिटिव ना होते, तो शायद आज भी वो बात ना होती। आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी पहले तकरीबन मेरे ख्याल में 6.5% बढ़ी है। आज आपको गवर्नर स्टेट बैंक को आपको एक्सेप्ट करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा कि उन्होंने बड़ी प्रोफेशनल इसमें पॉलिसीज दी हैं कोविड में, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन चलो ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, कम हुआ है। तो इस वजह से मैं 2 लफ्ज आप कह दीजिए जल्दी से ताकि मैं प्रोग्राम खत्म करूं। बस ये मेरी तो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों दें, जॉब मिलेगा तो मुल्क चलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। नाज़रीन, जो भी बातें हुई यकीनी तौर पर मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल कहते ये हैं कि उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी एशियन टाइगर जरूर बनाएगा। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।